वेलकम फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे 14 जून 2025 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जून 2025 में ईरान के परमाणु सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले इजराइल के सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राइजिंग लायन। ऑप्शन सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। इस हमले में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और IRGC कमांड पोस्ट को निशाना बनाया है। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमताओं को रोकना है। अगला प्रश्न है, क्रॉपिक पहल किस योजना के तहत शुरू की गई है? क्रॉपिक पहल किस योजना के तहत शुरू की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्रॉपिक का मतलब है फसलों के वास्तविक समय अवलोकन और फोटो संग्रह। इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लॉन्च किया गया है। यह पहल फसल के स्वास्थ्य और तनाव की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य है फसल के नुकसान का आकलन स्वचालित करना और किसानों को बीमा दावों को तेजी से भुगतान सुनिश्चित करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने विश्व समुद्री मत्स्य संसाधन 2025 की स्थिति की समीक्षा नामक रिपोर्ट पेश की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन। ऑप्शन डी यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन ने हाल ही में विश्व समुद्री मत्स्य संसाधन की स्थिति की 2025 की समीक्षा जारी की है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि गहरे समुद्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को उनकी धीमी वृद्धि, देर से परिपक्वता, लंबे जीवन काल, कम प्राकृतिक मृत्यु दर और दुर्लभ स्पॉनिंग के कारण प्रतिबंधित करना कठिन है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एस महेंद्र देव। ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस महेंद्र देव अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी की जगह ली है। सुमन बेरी ESCPM का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। वर्तमान चेयरमैन एस महेंद्र देव ने इससे पहले एक्सिस बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे। वह कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल वीकली संपादक भी रहे हैं। तो ये था इनका डिटेल। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए जून 2025 में डाक द्वारा शुरू की गई नई डाक सेवा का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्ञान पोस्ट। ये जो सेवा शुरू किया गया है इसका नाम है ज्ञान पोस्ट। ऑप्शन सी यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डाक विभाग द्वारा भारत में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने के लिए ज्ञान पोस्ट नामक एक नई डाक सेवा शुरू की गई है। इस पहल को नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के साथ जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य मुद्रित शैक्षिक संस्थानों तक समान पहुंच को बढ़ावा देना है। इस सेवा को ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भी कम डिलीवरी लागत पर पुस्तकें उपलब्ध कराकर शैक्षणिक विभाजन को बांटने के लिए शुरू किया गया है। 300 ग्राम तक के वजन वाले पुस्तक पैकेट के लिए न्यूनतम दर 20 रुपये तय की गई है, जबकि लागू करों को छोड़कर 5 किलोग्राम तक के पैकेट का अधिकतम मूल्य 100 रुपया लागू होता है। अगला प्रश्न है, जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 131वां। इसका उत्तर हो जाएगा 131वां। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 12 जून 2025 को वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 का 19वां संस्करण जारी किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 19वां संस्करण जारी किया गया है।
भारत 148 देशों की सूची में 2 स्थान नीचे खिसक कर 131वें स्थान पर चला गया। भारत का जो पोजीशन है वह 131वां। इसका लैंगिक समानता स्कोर 64.1 है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का जो स्कोर है वो कितना है? 64.1%। भारत की रैंकिंग 129 से गिरकर 131 हो गई। पिछली जो रैंकिंग थी कितनी थी? 129 थी। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 जून। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 जून 2025 को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस की 21वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2002 में की थी। 2025 का जो थीम था इसका ये था, प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और करना बाकी है। इसका मतलब ये होता है कि प्रगति हो रही है लेकिन बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों में और तेजी की जरूरत है। तो आप इसका थीम भी याद रखेंगे और ये कब से शुरुआत की गई थी? 2002 से, ये भी आप याद रखेंगे। और ये कौन सी वर्षगांठ थी? 21वीं वर्षगांठ थी। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूसरा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आईलो स्टेट डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है, जो पिछले एक दशक से 45% अंकों की वृद्धि हुई है, जिसमें 944 मिलियन लोगों को लाभ हुआ है। आईलो स्टेट डेटाबेस में 2025 के आंकड़े को अपडेट करने वाला भारत पहला देश है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। कितनी वृद्धि हुई है? तो 45% अंकों की वृद्धि हो गई। यही 2015 में जो इसका प्रतिशत था कितना था? 19%। और अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 64%। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, विथुट नामक एक अभिनव वन रोपण परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये केरल ने शुरू किया है विथुट नामक अभिनव वन रोपण परियोजना। यह हरियाली वापस लाने के लिए वन स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए एक समुदाय द्वारा संचालित अभियान है। यह भारत में अपनी तरह का पहला हवाई बीज बॉल वितरण कार्यक्रम है। इसके उद्देश्य की बात कर लें तो इसका उद्देश्य है पशु मानव संघर्ष को कम करना, जैव विविधता में सुधार करना एवं क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना। वायुसेना जैसी एजेंसियों के समर्थन से बीज वितरण के लिए ड्रोन एवं हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है इस अभियान में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाई सीज संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाई सीज संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्री जैव विविधता संरक्षण। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाई सी पर 1958 के जिनेवा अभिसमय के अनुसार समुद्र के वे हिस्से जो प्रादेशिक जल या किसी देश के अंतर्गत आंतरिक जल में शामिल नहीं है, हाई सी के रूप में जाने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि के तहत अपनाई गई हाई सीज संधि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना है। यह संधि समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, संसाधनों के सतत उपयोग और पर्यावरण के प्रभाव मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश तय करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइला किस संगठन से संबंधित है? आइला किस संगठन से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों समुद्री नौवहन सहायता। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइला यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता और प्रकाश स्तंभ प्राधिकरण संघ
इसका फुल फॉर्म यह होता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता और प्रकाश स्तंभ प्राधिकरण संघ। तो आइला लाइट हाउस बत्तियां और अन्य नौवहन उपकरणों के वैश्विक मानक को तय करता है। इसका उद्देश्य है समुद्री परिवहन को सुरक्षित और प्रभावी बनाना। भारत आइला परिषद का सदस्य भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है।